we have talked about the Battle of Buxar, and I revised it. The Easy to Grasp series of social science for class 8th and for MPPSC and IS examination, and whatever who want to compete the exam. देखिए, मीर कासिम, शाह आलम, सुजाउद्दौला। मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला यहाँ पे स्केच बना रखे। ये तीनों ने मिलकर प्रिपरेशन ऑफ वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की तैयारी की। ऑन 22 अक्टूबर 1764 द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस एंड द इंडियन आर्मीज वर डिफीटेड। द बैटल ऑफ बक्सर प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 22 अक्टूबर 1764 को पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर भारतीय सेनाओं की अंग्रेजों के हाथों हार हुई और भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आ गया। In 1765, Sujaudullah and Shah Alam signed the treaties at Allahabad with Clive, who had become the governor of the company. सुजाउद्दौला और शाह आलम ने लॉर्ड क्लाइव के साथ एक ट्रीटी की क्योंकि अब वो कंपनी का गवर्नर बन गया था। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्लाइव उस समय तक कंपनी का गवर्नर बन गया था। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटीज द इंग्लिश कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, विच गेव द कंपनी द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दिस टेरिटरीज। देखिए, यहाँ आकर आपको समझ में आना चाहिए कि जो क्लाइव था वो कंपनी का गवर्नर बना, उसने ट्रीटी की और उस ट्रीटी के अंदर, समझौते के अंदर, संधि के अंदर क्या बात थी? उस ट्रीटीज़ में एक शर्त थी कि जो इंग्लिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी का होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करने की परमिशन मिल गई। अब जो कंपनी थी वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी किनसे? बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लोगों से। इन समझौतों से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। कंपनी राजस्व वसूल करने का अधिकार पा चुकी थी। कंपनी एग्रीड टू पे ₹26 lakhs एवरी ईयर टू द मुगल एम्परर, बट दे डिडंट कीप इट्स एग्रीमेंट। कंपनी में यह भी एग्रीमेंट था, जो कंपनी ने एग्रीड किया था, कंपनी तैयार हुई थी कि ₹26 लाख पर ईयर वो मुगल एम्परर को देगी, पर उसने इस बात पे, इस शर्त का, इस एग्रीमेंट का कभी भी उसको अनुकरण नहीं किया, फॉलो नहीं किया। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष देना मंजूर किया, किंतु बाद में मुकर गई। द नवाब ऑफ अवध सेडेड इलाहाबाद एंड कोरा और कारा टू द मुगल एम्परर हु बिगेन टू रिसाइड एट इलाहाबाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स। जो नवाब अवध था उसने इलाहाबाद में शरण ली, कोरा में, और वो ब्रिटिश ट्रूप्स के अंडर में उसने शरण ली। अवध का नवाब मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया, जहां उसने ब्रिटिश सेना की सुरक्षा में रहना पड़ा, इलाहाबाद और कोरा में। मीर जाफर हैड अगेन बिन मेड द नवाब ऑफ बंगाल। एक बार फिर से मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1765 to 85। इस बीच में क्या हुआ? एंग्लो फ्रेंच वार इन कर्नाटिक। ये बात आ गई कर्नाटिक की। 1765 to 85। बैटल ऑफ प्लासी बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, एंड ब्रिटिश हैड द बिकम द वर्चुअल रूलर्स ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 तक जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वर्चुअल आभासी रूलर, मतलब वो बिहाइंड द कर्टेल, पर्दे के पीछे से वही चला रहे थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मेन रूलर बन गए। 1765 तक ब्रिटिश बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अप्रत्यक्ष शासक हो चुके थे। ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंटरेस्टेड कहाँ थे? सारे सी शोर पे थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। दीज आर द 3 कोस्टल एरिया। अंग्रेजों ने 3 समुद्री तटों में रुचि दिखाई, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। बिसाइड्स मराठा
हैदराबाद एंड मैसूर वर पावरफुल स्टेट्स। देखिए इस टाइम में ये जो समय था, ये जो टाइम पीरियड था, उस समय में मराठा सुपर पावर थी, हैदराबाद और मैसूर ये इंडिया में सुपर पावर थे। मराठा के अतिरिक्त हैदराबाद और मैसूर भी शक्तिशाली राज्य थे। फ्रॉम 1765 टू 1772 ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। देखिए 1765 से 1772 तक ड्यूल गवर्नमेंट में द्विशासन प्रणाली चलती रही। कैसे चलती रही? ब्रिटिश कंट्रोल द आर्मी एंड रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था वो आर्मी पर था और रेवेन्यू पे था। अभी हम पहले पढ़ के आए हैं पिछले पेज में, चैप्टर में, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर किसको मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये बिल्कुल कहाँ तक चला? ये 1772 तक। ब्रिटिश कंट्रोल द आर्मी एंड रेवेन्यू। ब्रिटिश किस पे कंट्रोल करते थे? आर्मी और रेवेन्यू पे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है। और इधर देखिए, नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। और नवाब के हाथ में क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन था। मतलब यहाँ पर दो लोग राज कर रहे थे, एक तो राजा खुद, नवाब खुद भारतीय, और एक ब्रिटिश कंपनी अलग से। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्विशासन प्रणाली थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का नियंत्रण सेना और राजस्व वसूली पर था, जबकि राज्य की देखभाल नवाब की निगरानी में हो रही थी। द ब्रिटिश हैड ऑल द पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश के पास सारी पावर थी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं थी। अंग्रेजों के पास सारी सत्ता थी किंतु कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है। 1770 टेरिबल फैमिन इन बंगाल। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल का मतलब है कि बारिश नहीं हुई, फसलें नहीं हुई, सारे लोग सड़क पे आ गए, भूखमरी हो गई। 1769 हैदर अली ऑफ द रूलर ऑफ मैसूर डिफीटेड ब्रिटिशर्स। मैसूर के शासक हैदर अली ने 1769 में ही ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। 1772 वारेन हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए क्लाइव चला गया, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आए। 1773 ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। उसको सिर्फ गवर्नर ही नहीं, ब्रिटिश टेरिटरी जो इंडिया में थी उसका भी गवर्नर जनरल बना दिया 1773 में। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और 1773 में उसे भारत में ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिससे आपको याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। आप इसको देखें, विजुलाइज करें, अपनी मेमोरी में इसको सेट कर ले कि बंगाल गवर्नर, बंगाल एंड बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों मिलके बंगाल बनता था, है ना, बंगाल प्रोविंस। 1772 एबोलिशमेंट ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो ड्यूल गवर्नमेंट थी, द्विशासन प्रणाली थी, उसका अंत हो गया। 1772 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली का अंत। 1772 कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल। अब 1772 में ही कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बना दिया। ब्रिटिश सपोर्टेड टू नवाब ऑफ अवध। ब्रिटिश क्या करते थे? नवाब अवध को सपोर्ट करते थे अगेंस्ट द रोहिल्ला। अंग्रेजों ने रोहेलों के खिलाफ अवध के नवाब को सहायता दी और रोहेला सरदार को रामपुर का नवाब बना दिया। देखिए रोहिलखंड जो है, तो अंग्रेजों ने रोहिलखंड को अपने अंदर में करने के लिए अवध के नवाब की सहायता की और वहाँ पर उन्होंने उसको रामपुर का, सिर्फ रोहेला जो सरदार था उसको रामपुर का नवाब बना दिया और अवध के अंडर में ले आए, ताकि अवध तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो रोहेला नवाब भी किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी प्लानिंग थी। फ्रॉम 1775 टू 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध अनिर्णित रहा, इनडिसिसिव रहा, एंडेड इन 1982। फॉर 20 ईयर्स पीस बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा। 20 साल तक ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में पीस रही, शांति स्थापित रही। देखिए काजेस क्या थे? द ब्रिटिश सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ द राघोबा सेकंड टू द पेशवाशिप अगेंस्ट
माधवराव सेकंड। देखिए, कारण ये था कि प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध पेशवा पद के लिए दावेदारी से शुरू हुआ। अंग्रेजों ने राघोबा द्वितीय का समर्थन माधवराव द्वितीय के विरुद्ध किया। देखिए, ये उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी और ये हमेशा से रही है। सेकंड ब्रिटिश मैसूर वार, देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स इन 1782। देखिए, 1782 में हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई, विल सपोर्ट ईच अदर। उन्होंने ये फैसला किया कि हम ब्रिटिशर्स और हैदर अली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। 1780 प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई, यदि तीसरी शक्ति हम दोनों में से किसी पर आक्रमण करती है तो हम युद्ध में एक दूसरे की सहायता करेंगे। बट वेन द मराठा अटैक्ड ऑन मैसूर, ब्रिटिश डिडंट सपोर्ट हैदर अली। जब मराठा ने मैसूर पर अटैक किया तो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं किया हैदर अली का, किंतु मराठा का मैसूर पर आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। फ्रेंच सपोर्टेड हैदर अली इन 1780 वार। जो 1780 में मराठा ने मैसूर पर अटैक किया तो फ्रांसीसियों ने हैदर अली की 1780 के युद्ध में सहायता की। बट फ्रेंच स्टॉप्ड हेल्प टू मैसूर आफ्टर पीस ट्रीटी बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश। परंतु यहाँ पर भी क्या हुआ, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में भी समझौता हो गया था, तो उन्होंने भी क्या किया, हैदर अली को या मैसूर को सपोर्ट करना बंद कर दिया। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच शांति समझौते के बाद फ्रांसीसियों ने मैसूर को मदद करना बंद कर दी। ये तो सीधा सा म्यूचुअल वो था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैसूर में आते हैं। द शेर मैसूर, टीपू सुल्तान 1782 to 1799। सेकंड ब्रिटिश मैसूर वार 1784 रिस्टोर्ड द पोजीशन ऑफ मैसूर। देखिए, टीपू सुल्तान इज द किंग हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लास्ट 30 to 40 ईयर्स। टीपू सुल्तान वो सुल्तान था जो पिछले 30 से 40 सालों से अंग्रेजों से लड़ता रहा। दूसरा जो वार हुआ 1784 में, वो इन्हीं के बीच हुआ। 1784 में जो वार हुआ मैसूर में, वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1784 में खत्म हुआ और लड़ाई से पहले की स्थिति कायम हुई। टीपू सुल्तान वाज अ ग्रेट ऑब्स्टकल फॉर द ब्रिटिश टू एक्सटेंड देयर पावर फ्रॉम 1765 to 1785। साउथ में उनको एक्सपांशन करना था ब्रिटिशर्स को, किंतु जो टीपू सुल्तान था वो एक दीवार बना हुआ था। टीपू सुल्तान ने 1765 से लेकर 1785 तक अंग्रेजों को अपनी शक्ति बढ़ाने से रोके रखा। बट दे हैड सक्सीडेड टू इंक्रीज पॉलिटिकल पावर। परंतु उन अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा के वो सफल हो गए, किंतु राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में ब्रिटिशर्स सफल रहे। अब देखिए, मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि अब द मराठा प्लस मैसूर प्लस निज़ाम अब हैदराबाद। देखिए, किंतु राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में सफल रहे। अगर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मराठा, मैसूर और निज़ाम एक हो जाते तो ब्रिटिशर्स उनके पैरों तले रोंदे जाते। या देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है। देखिए, मराठा को बता रखा है, मैसूर को बता रखा है। मराठा ट्रेडिशनल वॉरियर्स थे, मैसूर के पास गन और बहुत बड़ी कैवलरी थी, तोपखाना था, और ऐसा कहा जाता है कि मिसाइल्स भी, सब प्रक्षेपास्त्र भी सबसे पहले मैसूर के पास थे और हैदराबाद का निज़ाम। अगर ये हो जाते तो ब्रिटिशर्स उसी समय बाहर हो जाते इंडिया से। मराठा, मैसूर एंड निज़ाम कुड डिफीट ब्रिटिशर्स, बट मराठा एंड निज़ाम डिडंट टुक एनी इंटरेस्ट एंड रिमेन्ड अनबायस्ड। सबसे बड़ी बात है कि मराठा, मैसूर और निज़ाम सब तीनों मिलके ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे, किंतु मराठा और निज़ाम ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जब मैसूर उनसे लड़ रहा था। जब मराठा लड़ रहे थे तो मैसूर ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, मराठा, मैसूर और निज़ाम अंग्रेजों को हरा सकते थे, किंतु मराठा और निज़ाम तटस्थ बने रहे। आगे चलेंगे, आप इसको इस तरीके से देखते जाइए, समझते जाइए, स्टोरी टाइप, और इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए। धन्यवाद।